शांति ने खोला सोम्या का राज, सोम्या का पर्दाफाश हो चुका है। पूरे ही परिवार को यह बात पता लग चुकी है कि सोम्या अभी भी जिंदा है। यह बात सुनने के बाद तो मानो सुदेश जी और कुसुम दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सोम्या ने इन दोनों के साथ क्या क्या किया था ये अभी तक भुला नहीं पाए। इन्हें लगा था कि आज से 5 साल पहले ही सोम्या की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब इनको सोम्या से छुटकारा मिला, लेकिन इन्हें कहाँ ही पता था कि सोम्या बिल्कुल पूंछ की तरह है। यह लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उसका साया भी आ जाता है। और इन सारी चीजों के बाद सोम्या की वापसी हो चुकी है आदित्य और मंगल के घर में। मेकर्स ने कहानी को वापस से 17 साल पुरानी कहानी में तब्दील कर दिया है। जब मंगल और आदित्य शादीशुदा थे उस वक्त भी सोम्या इसी तरीके से घर में आई थी और आज इतने समय के बाद वापस से सोम्या आदित्य की पत्नी बनकर घर में आ चुकी है। यह कहानी धीरे धीरे करके और ज्यादा मजेदार होती चली जा रही है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वहाँ पर ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। आरव चेक करने के लिए जाता है और उसी वक्त एक बड़ा धमाका होता है। आरव को समझ में नहीं आता है कि जब मंगल यहाँ पर आई थी तो धमाका क्यों नहीं हुआ और मैं आया तो धमाका कैसे हो गया। उसी वक्त पीछे से आ जाती है मंगल। मंगल बताती है कि क्या हुआ आरव, मुझे तुम जान से मारना चाहते थे, कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। फिर हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि किस तरीके से मंगल ने कांच में देख लिया था कि पीछे से आरव कोई ना कोई हरकत कर रहा है। मंगल को समझ में आ जाता है कि यह लड़का जरूर मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ तो करने आया है, इसलिए मंगल वहाँ से जाती है लेकिन नजर पूरी रखती है। आरव वहाँ पर कुछ ऐसी चीज रखता है जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट तक हो सकता था, लेकिन मंगल ने चालाकी से उस चीज को निकाल लिया था और जब आरव आया तब उसे ब्लास्ट करवा दिया। मंगल आरव से कहती है कि आरव अगर तुम मेरी बेटी के पति नहीं होते ना तो अभी के अभी मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बदलो, क्योंकि ईशाना तुम पे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करती है, अपनी माँ से भी ज्यादा भरोसा करती है। उस भरोसे को तोड़ो मत आरव, तुम्हें ऐसी लड़की जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी ना तो ये बात याद रखना कि मैं भूल जाऊंगी कि तुम हमारे घर के दामाद हो। आरव इस वक्त कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा होता है, जिससे कि ये बात साफ तौर पर नजर आती है कि उसे थोड़ा सा भी मंगल की बातों का फर्क नहीं पड़ता। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोम्या और आदित्य दोनों ही कमरे में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं, जो कि स्वयं सोम्या लेकर आई है। आदित्य को इस वक्त तक बार बार डर लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी ने भी सोम्या को देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और आदित्य नहीं चाहता कि इस वक्त किसी भी प्रकार का हंगामा हो, क्योंकि वैसे ही आदित्य की जिंदगी में अनेकों प्रकार की टेंशन चल रही है। जिसे एक तरफ तो उसके नकली नोटों पर किसी ने आग लगा दी, जिससे कि उसे भारी नुकसान हो चुका है। उसके बाद उसने पहला स्वाद के कुछ शेयर्स जयराज को बेचे, वो भी मोटी रकम के एक्सचेंज में, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वह पैसा भी नकली नोटों का निकला। उसके बाद अब सोम्या इस घर के अंदर आ गई है। अगर किसी ने सोम्या को देख लिया तो 1000 प्रकार की समस्या और पैदा हो जाएगी। आदित्य इन सारी चीजों को चाहता नहीं है, लेकिन सोम्या कहती है कि आदित्य जिंदगी का दूसरा नाम ही टेंशन है। जिंदगी में टेंशन को दूर नहीं किया जाता बल्कि खुशियों को ढूंढा जाता है। हम हमारी जिंदगी में खुशियां ढूंढ रहे हैं और तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, क्योंकि पहले भी हमने मंगल के नाक के नीचे ऐसे कई सारे मीटअप किए हैं, तुम्हारे घर के अंदर भी तो किए हैं। आदित्य कहता है कि उस वक्त सोम्या बात कुछ और थी और अभी की कहानी कुछ और है। सोम्या कहती है कि आदित्य मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डरने लगे हो। अचानक से वहाँ पे रिंग बजने की आवाज आती है। आदित्य समझ जाता है कि बाहर कोई तो आया है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है कुसुम की आवाज। कुसुम आदित्य से कहती है कि आदित्य मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ, जल्दी से गेट खोलो। आदित्य सोम्या को जल्द से जल्द वहाँ से जाने को कहता है और इस तरफ जाकर गेट को खोल देता है। कुसुम वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही सोम्या बाहर जाती है वो कूड़ेदान से टकरा जाती है, जिससे कि एक जोरदार आवाज होती है। अब क्योंकि कुसुम ने आवाज सुन ली थी, इसलिए आदित्य यहाँ पर एक और बहाना देते हुए कहता है कि अम्मा हो सकता है बिल्ली हो यहाँ पर, वैसे भी मेरे घर के आसपास कई सारे बिल्लियों को देखा है। कुसुम की नजर पड़ती है कॉफी पर जो कि आदित्य पी रहा था। आदित्य बताता है कि हाँ उसने रात को 2-2 कॉफी पी ली है, लेकिन मॉर्निंग में उसने थोड़ी सी भी कॉफी नहीं पी, इसीलिए वह यह कॉफी पी लेगा। कुसुम यहाँ पे आदित्य को अपना ख्याल रखने को कहती है। इस तरफ हम मंगल को देखते हैं, जो कि अपनी डांस की पूरी तैयारी करके पहुंच जाती है जयराज के पास। मंगल जयराज को जाकर बताती है कि उसने इस कल्चरल फेस्ट के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है और ना सिर्फ तैयारी करी है बल्कि बहुत अच्छे से तैयारी करी है। हो सकता है कि वो प्रतियोगिता भी जीत जाए। जयराज कहता है कि वेल डन मंगल जी, लेकिन आपको इन कपड़ों में कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना है और आपने जिस डांस की तैयारी करी है ना वह डांस भी आपको नहीं करना है। आपको वेस्टर्न डांस करना है और वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं, जो
कि वहाँ पर रखें। जैसे ही मंगल अपना चेहरा घुमाती है, उन कपड़ों को देखने के बाद मंगल साफ इनकार कर देती है। मंगल जयराज को कहती है कि नहीं जयराज जी, आपने जो कहा था मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने भारत की संस्कृति को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं अगर डांस करूंगी तो अपनी मर्जी के चीजों पर ही डांस करूंगी, नहीं तो ये वेस्टर्न डांस मुझसे नहीं होता और ना ही ये वेस्टर्न कपड़े में पहनूंगी। लेकिन जयराज के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद मंगल को मजबूरन इन चीजों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि बात अब देश पर आ चुकी है। इन गद्दारों को पकड़ाना ही मंगल की जिंदगी का एक मकसद बन चुका है। इसलिए मंगल उन कपड़ों को पहनकर जयराज के साथ डांस की प्रैक्टिस करना वापस से शुरू कर देती है। लेकिन इस बार डांस भारत की संस्कृति का नहीं बल्कि वेस्टर्न डांस था, जो कि मंगल को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन मंगल के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। हालांकि मंगल वहाँ पर प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं बल्कि आदित्य और सौम्या पे नजर रखने के लिए जा रही है, ताकि वहाँ पर कोई भी हरकत हो तो मंगल जयराज को बता दे और जयराज अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उन सारे ही लोगों को रंगे हाथों पकड़ ले। क्योंकि अगर आदित्य और सौम्या रंगे हाथों नहीं पकड़े गए तो फिर इन्हें कोर्ट में बेल मिल जाएगी और ये कोई ना कोई तरीके से देश छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए इनको रंगे हाथों पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरफ हम देखते हैं कुसुम और गायत्री को, जो कि मार्केट गई होती है कोई सामान लेने के लिए। लेकिन अचानक से कुसुम की नजर पड़ती है एक कार के कांच पर और उस मिरर से उसे सौम्या दिखाई देने लगती है। सौम्या ने इस वक्त तक देख लिया था कि कुसुम ने उसे देख लिया है, इसलिए सौम्या चुपचाप वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही कुसुम पलट के देखती तो उसे वहां पर सौम्या नहीं दिखती, लेकिन वो घबराने लग जाती है, उसकी एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। वो गायत्री को बताती है कि गायत्री हमने यहाँ पर सौम्या को देखा। हाँ, वही सौम्या को जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कहीं ना कहीं कुसुम की सांसें फूल रही थी, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये देखकर गायत्री घबरा जाती है। गायत्री कहती है कि नहीं जीजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सौम्या की तो आज से 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। अचानक से वो यहाँ पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुसुम कहती है कि नहीं गायत्री, हमने देखा है, हमने हमारी आंखों से देखा है, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वहां पर सौम्या ही थी यानी सौम्या ही थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुसुम और गायत्री घर पहुंच गए होते हैं और ये आदित्य को पूरी ही कहानी बताते हैं कि किस तरीके से कुसुम को बीच बाजार में सौम्या देखने को मिली। हालांकि गायत्री ने सौम्या को नहीं देखा, लेकिन कुसुम को ऐसा शक है कि वो सौम्या ही थी। लेकिन आदित्य साफ इनकार कर देता है। आदित्य कहता है कि सौम्या कैसे हो सकती है, मुझे नहीं लगता अम्मा कि वहां पर सौम्या होगी। आपने किसी और को देखा होगा जो कि शायद से सौम्या जैसी दिखती हो, लेकिन सौम्या तो हो ही नहीं सकती। इस वक्त तक गायत्री साफ तौर पर आदित्य से पूछ रही होती है कि आदित्य मुझे साफ साफ बताओ कि क्या वह सौम्या जिंदा है। आदित्य कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस कार में हमारा एक्सीडेंट हुआ था वह कार तो पूरी तहस नहस हो चुकी थी, और वैसे भी जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, ना कि उस कार में। तो मुझे नहीं पता कि सौम्या का क्या हुआ और ना ही मैंने कभी पता लगाने की कोशिश करी। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। इस तरफ आदित्य सीधे सौम्या के पास जाता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। आदित्य सौम्या से कहता है कि सौम्या, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी समझ नहीं है? मैंने तुमसे कहा था ना कि सभी लोगों को ये लगता है कि तुम आज से 5 साल पहले ही मर चुकी हो, और अगर तुम मर चुकी हो तो फिर तुम ऐसे इधर उधर ओपन मार्केट में घूम कैसे सकती हो? सौम्या कहती है कि आदित्य देखो, मैं उस मंगल की तरह नहीं हूँ जो कि घर में ही बैठी रहे। मुझे घर में घुटन होती है, मुझे घर से निकलना पसंद है, इसलिए मैं मार्केट गई थी। और वैसे भी तुम मुझे इतना क्यों कह रहे हो? हम दोनों की कहानी लगभग सेम है, लेकिन तुम तो उस मंगल के घर में जाकर रह रहे हो ना, और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं घर के बाहर भी नहीं निकलूं? आदित्य यहाँ पे सौम्या को समझाते हुए कहता है कि सौम्या, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम घर के अंदर कैद रहो, मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम अगर बाहर निकलो तो थोड़ा सा आस पास देख कर निकलो, ताकि कोई तुम्हें देख ना ले, क्योंकि किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी हमारी लाइफ में क्या कम प्रॉब्लम है जो हम और प्रॉब्लम को गले लगा रहे हैं, और तुम हर बात में मंगल को लाना बंद करो। हमारे बीच में मंगल कभी आ ही नहीं सकती। मैं अभी निकलता हूँ, मेरी जयराज के साथ बहुत अर्जेंट मीटिंग है। इस तरफ हम देखते हैं गायत्री को, जो कि मंगल को सीधे वीडियो कॉल लगा देती है। अब अगर मंगल ने वीडियो कॉल काटा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए जयराज से कहती है कि अभी के अभी उसे कैफे का इंतजाम करना होगा, क्योंकि अगर अभी के अभी कैफे नहीं बना तो घर वालों को शक हो जाएगा और हो सकता है कि मंगल के खुफिया एजेंट होने का राज भी सभी के सामने आ जाए। और जब तक फोन की रिंग चल रही है उतने ही टाइम के अंदर जयराज एक कैफे का आउटलुक तैयार करवा देता है और मंगल को वहां पर बिठा भी देता है। मंगल वीडियो कॉल उठाती है और गायत्री को बता देती है कि हाँ, वह कैफे में ही है और वह मीटिंग में है, इसलिए वो ज्यादा समय तक बात नहीं कर सकती। गायत्री कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ कोई टाइम पास करने के लिए वीडियो कॉल नहीं किया है मंगल। जीजी की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कौन सी दवाई दूं। तुम मुझे बताओ कि मैं उन्हें कौन सी दवाई दूं। तुम्हें सारी दवाइयां याद रहती है ना? उसके बाद मंगल दवाइयां बता देती है और कॉल को रख देती है। साथ ही मंगल जयराज का धन्यवाद करती है, क्योंकि सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर ही उसने कैफे जैसा सीन पूरा तैयार किया। जयराज कहता है कि हम स्पेशल फोर्स वाले मंगल जी, हमें हर चीज करना बहुत अच्छे से आता है। इस तरफ जयराज सीधे जाता है आदित्य से मिलने के लिए, और आदित्य से मिलने के बाद उसका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि उन पैसों का आदित्य ने क्या किया जो कि जयराज ने आदित्य को दिए थे। आदित्य मनी मन में सोचता है कि मैं इससे क्या जवाब दूं, क्योंकि वह पैसे तो नकली निकले। खैर, इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।